हेलो और आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े डार्क टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाय, मैं आज का एक्सपर्ट हूँ और हाँ, आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, वो क्रिमिनल लॉ के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है। बिल्कुल। तो इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत बड़े क्राइम की प्लानिंग करता है। मतलब वो एक बैंक लूटने का पूरा नक्शा बनाता है, हथियार खरीदता है, गेटअवे कार अरेंज करता है। राइट, पूरी सॉलिड तैयारी कर ली उसने। हाँ, एकदम फुल प्रूफ प्लान। लेकिन आखिरी वक्त पर बैंक के दरवाजे पर पहुंचकर किसी वजह से वो अपने प्लान को अंजाम देने में फेल हो जाता है। तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि यार, जब कोई नुकसान हुआ ही नहीं, कोई एक्चुअल हार्म नहीं हुआ, तो सजा किस बात की। वही ना, सोसाइटी में एक जनरल परसेप्शन होता है, नो हार्म नो फाउल। जब तक क्राइम पूरा ना हो जाए तब तक सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस यानी कानून का जो दर्शन है, वो इस तरह से काम नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता। कानून की नज़र में कुछ अधूरे क्राइम भी उतने ही संगीन होते हैं जितना कि एक पूरा हो चुका क्राइम। सही कहा आपने। और लीगल टर्मिनोलॉजी में इन अधूरे या शुरुआती क्राइम्स को इनकोएट ऑफेंसेस कहा जाता है। हाँ, इनकोएट या प्रिलिमिनरी ऑफेंसेस, ये जो शब्द है ना इनकोएट, जी। ये एक लैटिन वर्ड इंश्योर से आता है, जिसका मतलब ही होता है शुरू करना। जी। और इस अम्ब्रेला के अंदर 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। अबेटमेंट यानी किसी को उकसाना या मदद करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश रचना, और अटेम्प्ट यानी क्राइम करने का प्रयास करना। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरे विषय को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के नए लेंस से देखें। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि पुरानी आईपीसी के मुकाबले अब इस नए सिस्टम में प्रैक्टिकल लेवल पर क्या बड़े बदलाव आए हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, मैं कहूंगी कि क्राइम को एक पौधे की तरह इमेजिन कीजिए। पौधे की तरह। एक दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, देखिए, सोसाइटी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो इंतजार करें कि ये जो क्राइम का बीज है वो एक पेड़ बने, उसमें जहरीले फल आए और फिर हम उस पेड़ को काटने की कोशिश करें, जो कि क्राइम हो जाने के बाद की बात है। राइट। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि एक समझदार सिस्टम की तरह हम उस बीज को जमीन में पनपने से पहले ही नष्ट कर दें। और जाहिर है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाँ। कानून यही दूसरा रास्ता चुनता है। पर इस बीज को पहचानना इतना आसान नहीं होता है ना। एकदम सही। इसीलिए इससे पहले कि हम इन अधूरे क्राइम्स की डेप्थ में जाएं, ये समझना बहुत लॉजिकल होगा कि एक क्राइम जीरो से शुरू होकर अपने अंजाम तक आखिर पहुंचता कैसे है। तो इसके 4 चरण होते हैं, राइट? जी, कानून कहता है कि हर क्राइम के 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इंटेंशन, जिसे लीगल टर्म्स में हम मेंजिया या क्रिमिनल माइंड कहते हैं। मतलब ये वो वक्त है जब किसी के दिमाग में गलत काम करने का ख्याल आता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या कानून सिर्फ एक बुरा ख्याल आने पर किसी को सजा दे सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इंसान का दिमाग तो न जाने क्या क्या सोचता है। वही तो, कुछ अच्छी बातें, कुछ बहुत बुरी बातें। अगर सिर्फ सोचने पर सजा मिलने लगी तो हम एक ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जो शायद जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 के थॉट पुलिस जैसी होगी। एकदम परफेक्ट रेफरेंस दिया आपने। कानून लोगों के दिमाग को मॉनिटर नहीं करता है, इसीलिए सिर्फ इंटेंशन की कभी कोई सजा नहीं होती है। मेक सेंस। तो इसके बाद दूसरा स्टेज आता है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। जैसे हमने शुरू में बैंक लूटने का एग्जाम्पल लिया था, नक्शा बनाना, रेकी करना। राइट। और कानून का जनरल रूल ये है कि प्रिपरेशन के स्टेज पर भी आमतौर पर कोई सजा नहीं होती। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? तैयारी तो कर ही ली है ना उसने। क्योंकि इंसान का मन बहुत चंचल होता है। हो सकता है तैयारी करने के बाद किसी का ज़मीर जाग जाए या उसे डर लग जाए और वो अपना प्लान कैंसिल कर दे। ओह, तो कानून इस चेंज ऑफ हार्ट को रिस्पेक्ट करता है। जी। हालांकि कुछ बहुत ही सीरियस एक्सेप्शंस हैं, जैसे डकैती की तैयारी करना या देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करना। इन मामलों में तैयारी करना भी क्राइम है। समझ गई। पर नॉर्मल केसेस में नहीं। राइट। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तीसरे स्टेज पर आता है, और ये स्टेज है अटेम्प्ट यानी प्रयास, जहां आकर प्रेपरेशन खत्म होती है और एक्चुअल एक्शन शुरू होता है। बिल्कुल। एक क्राइम का अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होता है। और फिर चौथा स्टेज तो हम सब जानते ही है, कमीशन। मतलब क्राइम को सक्सेसफुली अंजाम दे देना, जिसके बाद एक्चुअल में एक्टस रियाज यानी फिजिकल हार्म हो चुका होता है। जी।
तो इन इनक्वेट ऑफेंसेस का पूरा फोकस इसी बात पर होता है कि मेंस रिया यानी क्रिमिनल इंटेंशन को उस स्टेज पर पकड़ लिया जाए जब एक्शन पूरी तरह से अंजाम ना दिया गया हो, ताकि सोसाइटी को बचाया जा सके। चलिए अब क्राइम के इस बीज की बात करते हैं जिसे कोई दूसरा व्यक्ति हवा देता है। मतलब आप अबेटमेंट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, जो बीएनएस के सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को क्राइम करने के लिए पुश करता है। हाँ, और कानून के मुताबिक ये 3 तरीकों से हो सकता है। इंस्टिगेशन यानी उकसाना, कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का हिस्सा बनकर इनकरेज करना, और इंटेंशनल एड। इंटेंशनल एड मतलब जानबूझकर रिसोर्सेज या कोई मदद प्रोवाइड करना। जी, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल डॉक्ट्रीन छिपी हुई है। जो इंसान उकसा रहा है ना, जिसे हम अबेटर कहते हैं, वो हर हाल में दोषी माना जाएगा, चाहे वो एक्चुअल क्राइम कभी कमिट हो या ना हो। एकदम सही। मान लीजिए किसी ने एक हिटमैन को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे दिए, लेकिन हिटमैन ने आखिरी वक्त पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो यहाँ कोई खून तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन पैसे देने वाला इंसान अभी भी अबेटमेंट टू मर्डर का दोषी है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से क्राइम का बीज बो दिया था। वाओ! और मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर मेन कल्प्रिट लीगली इनकॉम्पिटेंट हो तब भी अबेटर को पूरी सजा मिलती है। बिल्कुल, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति किसी 12 साल के बच्चे को उकसाता है कि वो जाकर एक दुकान में आग लगा दे। पुरानी दुश्मनी के चलते शायद। हाँ, अब वो बच्चा जिसे अच्छे और बुरे की इतनी समझ नहीं है, वो जाकर आग लगा देता है। तो कोर्ट में वो 12 साल का बच्चा तो शायद डोली इन कपैक्स के प्रिंसिपल के तहत बच जाएगा ना, मतलब अपनी उम्र की वजह से वो निर्दोष छूट सकता है। जी, लेकिन ए नहीं बचेगा। कानून कहेगा कि ए ने उस बच्चे को एक इनोसेंट वेपन की तरह यूज किया है, इसलिए ए को आगजनी की पूरी सजा मिलेगी। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज की डिजिटल दुनिया में अप्लाई करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है। राइट? मान लीजिए इंटरनेट पर एक वेबसाइट है जो लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्रेडिट कार्ड हैकिंग सिखाती है या फिशिंग अटैक्स के टूल्स फ्री में डाउनलोड करने देती है। अब अगर उन टूल्स का यूज करके कोई तीसरा व्यक्ति फ्रॉड करता है तो वो वेबसाइट ओनर ये कहकर नहीं बच सकता कि मैंने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी। एग्जैक्टली। कानून की नजर में उसने इंटेंशनल एड और इंस्टिगेशन प्रोवाइड किया है, वो अबेटमेंट का दोषी है। और इसी डिजिटल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए बीएनएस ने एक बहुत बड़ा और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 48, सेक्शन 48, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अबेटमेंट। पुरानी आईपीसी के वक्त तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एक बहुत बड़ी रुकावट होती थी। हाँ, लेकिन आज क्राइम बॉर्डरलेस हो चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति लंदन या दुबई में बैठकर इंटरनेट के जरिए इंडिया में किसी को दंगे भड़काने के लिए उकसाता है या हवाला के थ्रू पैसे भेजता है, बिल्कुल, तो उसे बीएनएस के सेक्शन 48 के तहत इंडिया में ही अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। ये ट्रांसनेशनल क्राइम से डील करने के लिए एक काफी मेजर अपग्रेड है। पर एक सेकंड, अबेटमेंट में एक और कॉम्प्लिकेशन भी तो आती है। कौन सी? क्या होगा अगर उकसाया किसी एक चीज के लिए जाए और क्राइम कुछ और ही हो जाए? अच्छा, आप प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब मान लीजिए ए ने बी को उकसाया कि जाओ उस आदमी को हॉकी स्टिक से बहुत मारो, उसके हाथ पैर तोड़ दो। और बी वहां जाता है, लेकिन गुस्से में आकर वो एक ऐसी चोट मारता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। राइट। अब यहाँ एक आम इंसान सोचेगा कि ए ने तो सिर्फ मारपीट के लिए कहा था ना, मर्डर के लिए तो नहीं कहा था, तो क्या ए मर्डर का दोषी होगा? यहाँ कानून एक बहुत ही साइंटिफिक टेस्ट लगाता है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस या संभावित परिणाम का प्रिंसिपल। मतलब कोर्ट ये देखेगा कि क्या ए को पता था कि जिस लेवल का गुस्सा बी के पास है या जो हथियार उसके पास है उससे मौत एक संभावित नतीजा हो सकती है। एकदम सही। और अगर जवाब हाँ है तो ए सिर्फ असॉल्ट का नहीं बल्कि डायरेक्टली मर्डर के अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। आप आग लगाकर ये नहीं कह सकते कि आपका इरादा सिर्फ एक कमरा जलाने का था, पूरा घर जलने का नहीं। वाओ, ये बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। खैर, अबेटमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अबेटमेंट में एक व्यक्ति दूसरे को पुश करता है, पर जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और एक इक्वल लेवल पर आकर किसी इलीगल काम को करने का अग्रीमेंट करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक साजिश बन जाता है। पुरानी आईपीसी में हम इसे सेक्शन 120A और 120B के रूप में जानते थे, जो आज बीएनएस में सेक्शन 61, सेक्शन 61 बन चुका है। जी, और कॉन्स्पिरेसी अलग क्यों है?
क्योंकि कानून किसी एक इंसान के मुकाबले एक ग्रुप को हमेशा ज्यादा खतरनाक मानता है। ये तो है। एक अकेला इंसान शायद डर जाए, लेकिन जब 4 लोग मिलते हैं तो उनकी हिम्मत और उनका डैमेज करने का पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस या स्वतंत्र अपराध है। इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है एग्रीमेंट। मतलब अगर 2 लोगों ने मिलकर किसी मर्डर का प्लान बनाया और उस पर राजी हो गए तो क्राइम उसी सेकंड पूरा हो गया। बिल्कुल। कानून इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि उन्होंने फिजिकली कोई कदम उठाया या नहीं, सिर्फ उनका मिलना और एग्री करना ही उन्हें मुजरिम बना देता है। अच्छा, यहाँ एक लीगल बारीकी समझना बहुत जरूरी है। अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में आखिर रिलेशन क्या है? इसे एक सिंपल क्लासिफिकेशन से समझ सकते हैं। अबेटमेंट एक बड़ी छतरी है और कॉन्स्पिरेसी उसके अंदर आने वाला एक हिस्सा। यानी हर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक तरह का अबेटमेंट जरूर होती है, लेकिन हर अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। वो बंद दरवाजों के पीछे, एन्क्रिप्टेड चैट्स में या अकेले में होती हैं। इस पॉइंट पर मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट याद आ रहा है, नवजोत संधू केस। हाँ, जिसे पार्लियामेंट अटैक केस के नाम से भी जाना जाता है। राइट। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि कॉन्स्पिरेसी का डायरेक्ट एविडेंस या सीधा सबूत मिलना लगभग नामुमकिन है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है मर्डर करने का, तो कोर्ट इसे कैसे जज करता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य से और मीटिंग ऑफ माइंड्स को देखा जाता है। जी, अलग अलग कड़ियों को जोड़ा जाता है। कौन किस वक्त कहाँ था, किसने किसको कितनी बार फोन किया, पैसे कहाँ से आते थे। और अगर इन सभी कड़ियों से सिर्फ एक ही लॉजिक निकलता है कि इन सब का दिमाग एक ही इलीगल गोल के लिए मिला था, तो साजिश साबित हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत लीगल मेटाफर है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना एक चलती हुई ट्रेन की तरह होती है। चलती हुई ट्रेन? अच्छा। हाँ, ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर एक साजिश की ट्रेन शुरू की। अब रास्ते में दूसरे स्टेशन पर 2 नए लोग इस ट्रेन में चढ़ गए और उन्हें पता है कि इस ट्रेन का डेस्टिनेशन क्या है। बिल्कुल। फिर तीसरे स्टेशन पर कोई और चढ़ गया। कानून ये नहीं देखता कि आप सफर के शुरू में आए थे या बीच में। मतलब जब तक आप उस ट्रेन का हिस्सा हैं, कानून की नजर में आप पूरे सफर के यानी पूरी साजिश के बराबर के दोषी हैं। एकदम सही। अब मान लीजिए ट्रेन चल पड़ी है, साजिश रची जा चुकी है, तो अगला नेचुरल स्टेप क्या होगा? क्राइम को फिजिकली अंजाम देने की तरफ बढ़ना। और यहीं पर हम क्रिमिनल लॉ की सबसे धुंधली और कॉम्प्लेक्स लक्ष्मण रेखा पर खड़े होते हैं, जहां प्रेपरेशन खत्म होती है और अटेम्प्ट शुरू होता है। बीएनएस का सेक्शन 62 अटेम्प्ट की सजा तय करता है ना? जी, जो आमतौर पर मेन क्राइम की मैक्सिमम सजा का आधा होती है। लेकिन कोर्ट में पिछले 150 सालों से सबसे बड़ी बहस यही होती है कि क्या आरोपी सिर्फ तैयारी कर रहा था या उसने अटेम्प्ट किया। और इस डिफरेंस को डिसाइड करने के लिए जुडिशरी ने वक्त वक्त पर कुछ बहुत ही शार्प टेस्ट्स बनाए हैं। बिल्कुल। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। यहाँ देखा जाता है कि आपका एक्शन क्राइम पूरा होने के कितने करीब था। इसका एक बहुत फेमस रेफरेंस है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। हाँ, इस केस में एक व्यक्ति ने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए और यूनिवर्सिटी को पोस्ट कर दिए। और जब वो पकड़ा गया तो उसका डिफेंस था कि मैं तो सिर्फ तैयारी कर रहा था, मुझे एडमिशन तो मिला ही नहीं था अभी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जैसे ही उसने वो एनवेलप पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच किया और वो फॉर्म उसके कंट्रोल से बाहर निकला, वैसे ही तैयारी खत्म हो गई और चीटिंग का प्रयास शुरू हो गया। जी। इसके बाद दूसरा टेस्ट आता है सोशल डेंजर टेस्ट। इसे हम मोहम्मद याकूब केस से समझ सकते हैं। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में रात के अंधेरे में कुछ लोग एक सुनसान क्रीक या नदी के किनारे पर ट्रक से चांदी निकालकर एक छोटी नाव की तरफ ले जा रहे थे ताकि उसे स्मगल किया जा सके। ओके, और पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ लिया? हाँ, तो उनके वकील ने बोला कि चांदी अभी नाव में रखी नहीं गई थी, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ सफर की तैयारी थी। लेकिन कोर्ट ने शायद सोशल कॉन्टेक्स्ट देखा होगा। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े स्केल पर चांदी की स्मगलिंग नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और आप उस एक्ट को अंजाम देने के इतने करीब थे कि इसे सिर्फ तैयारी मानकर छोड़ देना सोसाइटी के लिए घातक होगा। मतलब नेशनल डेंजर को देखते हुए उसे अटेम्प्ट माना गया। बहुत लॉजिकल है। लेकिन इन सब में जो तीसरा टेस्ट है ना, वो मुझे सबसे फिलोसॉफिकल लगता है। लोकस पेनिटेंशिया। हाँ, जिसका सिंपल ट्रांसलेशन है टाइम फॉर रिपेंटेंस, यानी अपना मन बदलने का या पश्चाताप करने का वक्त। ये प्रिंसिपल ना ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत डीपली समझता है। इसको इलिस्ट्रेट करने वाला सबसे बेहतरीन केस है मलकीत सिंह का केस। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। वही धान वाले ट्रक का केस ना? जी, एक ट्रक धान या पैडी से लदा हुआ था।
उस वक्त पंजाब से पैडी बाहर ले जाना स्ट्रिक्टली इलीगल था। राइट। ये ट्रक बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर पहले ही रोक लिया और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। और लोअर कोर्ट्स ने तो उसे कन्विक्ट भी कर दिया था। हाँ, लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजेस ने सिचुएशन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 40 किलोमीटर एक बहुत लंबा फासला होता है। बिल्कुल। क्या ड्राइवर के पास अभी भी ये ऑप्शन था कि वो रास्ते में किसी ढाबे पर रुके, सोचे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा, और ट्रक को वापस मोड़ ले? हाँ, बिल्कुल था। जब तक उसने वो एक डायरेक्ट स्टेप नहीं उठाया जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, तब तक उसके पास कानूनी रूप से अपना मन बदलने का हक था। और कानून चाहता है कि लोग अपना मन बदले और क्राइम ना करें। सही बात है। इसीलिए कोर्ट ने तय किया कि क्योंकि उसके पास लोकस पेनिटेंशिया बचा हुआ था, ये सिर्फ तैयारी थी, अटेम्प्ट नहीं। और मलकीत सिंह को अटेम्प्ट टू स्मगल के चार्ज से बरी कर दिया गया। ये केस दिखाता है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बैठा है। जी, वो ह्यूमन बिहेवियर के शेड्स ऑफ ग्रे को भी रिकॉग्नाइज करता है। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं जो इन इनकोएट क्राइम्स के पजल को पूरा करता है। क्या होता है जब कोई अधूरा या पूरा क्राइम एक अकेला इंसान नहीं बल्कि एक भीड़ करती है? ये तो ग्राउंड रियलिटी में बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। एक दंगे में या मॉब वायलेंस में किसने पहला पत्थर मारा और किसने गोली चलाई, ये एविडेंस के थ्रू साबित करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए कानून यहाँ जॉइंट लायबिलिटी या सामूहिक दायित्व का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। इसमें दो बहुत ही नजदीकी लेकिन लीगली अलग कॉन्सेप्ट हैं। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट? जी, पहले बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की, जो बीएनएस के सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में आता है, जो पहले पुरानी आईपीसी का फेमस सेक्शन 34 हुआ करता था। इसमें सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है प्री अरेंज्ड प्लान, यानी पहले से तय की गई योजना। दिमागों का मिलना जरूरी है। इसका सबसे आइकॉनिक केस 1920s का बीरेंद्र कुमार घोष केस है, जिसे पोस्टमास्टर मर्डर केस भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली? बंगाल के एक पोस्ट ऑफिस को लूटने के इरादे से कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुसे। पोस्टमास्टर ने विरोध किया तो उन्होंने उस पर गोली चला दी और वो मारा गया। ओके। इस पूरे वक्त बीरेंद्र कुमार घोष नाम का आरोपी पोस्ट ऑफिस के अंदर गया ही नहीं था। वो बाहर आंगन में खड़ा था, निगरानी कर रहा था कि कोई आ ना जाए। तो उसकी डिफेंस ने तो यही कहा होगा कि मेरे क्लाइंट ने ना बंदूक उठाई ना गोली चलाई, तो उसे मर्डर की सजा कैसे मिल सकती है? बिल्कुल यही आर्ग्यू किया गया। तब प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड समनर ने एक ऐसी लाइन कही जो आज भी हर लॉ स्टूडेंट पढ़ता है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वाओ, यानी जो लोग सिर्फ बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं क्योंकि वो एक कॉमन प्लान का हिस्सा थे, उनका वहां खड़ा होना ही अंदर वालों को हिम्मत दे रहा था। एग्जैक्टली। इसीलिए कानून की नजर में बीरेंद्र कुमार घोष ने भी अपने हाथों से गोली चलाई थी और उसे मर्डर का ही दोषी माना गया। और इसके ठीक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट, जो बीएनएस के सेक्शन 190 में आता है, जो पुरानी आईपीसी का 149 था। ये अनलॉफुल असेंबली यानी 5 या उससे ज्यादा लोगों की गैर कानूनी भीड़ के साथ डील करता। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसमें किसी प्री अरेंज्ड प्लान की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। भीड़ की साइकोलॉजी अलग होती है। अगर आप एक ऐसी भीड़ का हिस्सा है जो वायलेंट हो चुकी है और आपको दिख रहा है कि ये भीड़ किसी का घर जलाने जा रही है या किसी की जान लेने वाली है, और उसके बावजूद आप उस भीड़ में खड़े रहते हैं, तो भीड़ द्वारा किया गया हर खून, हर आगजनी आपके नाम पर दर्ज होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ तमाशा देख रहा था। जी, कानून मानता है कि आपके फिजिकल प्रेजेंस उस अनलॉफुल असेंबली की ताकत बढ़ा रही थी। और इसी मॉब साइकोलॉजी को और रिगरसली हैंडल करने के लिए बीएनएस 2023 ने एक बिल्कुल नया और पाथ ब्रेकिंग सेक्शन जोड़ा है, सेक्शन 1032, जो स्ट्रिक्टली मॉब लिंचिंग से डील करता है। हाँ, अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप मिलकर किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा या उसके पर्सनल बिलीफ्स के आधार पर उसकी हत्या करता है, तो बीएनएस ने इसे ही एक स्पेसिफिक और आम मर्डर से अलग बेहद गंभीर क्राइम डिक्लेयर किया है। ये सच में सोसाइटी की डार्क रियलिटी पर कानून का सीधा प्रहार है। लेकिन इन सब थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल बातों के बीच हमें एक रियलिटी चेक भी लेना होगा। आप पुरानी आईपीसी से नई बीएनएस के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। इस ट्रांजिशन ने कोर्टरूम के डायनामिक्स को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। वकीलों से लेकर आम इंसान तक सब एक मसल मेमोरी रीसेट के फेज से गुजर रहे हैं। ये तो है। सोचिए, पिछली कई पीढ़ियों से इंडिया में बच्चा जानता था
कि दफा 302 का मतलब मर्डर होता है। बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर हर जगह 302 एक पॉप कल्चर टर्म बन चुका था। पर आज कोर्ट में अगर कोई BNS 302 बोलता है तो उसका मतलब मर्डर नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। मतलब मर्डर अब BNS का सेक्शन 103 बन गया है। जी। इसी तरह किसी धोखेबाज को हम आमतौर पर 420 कहते हैं। वो वर्ड कहाँ से आया? IPC के सेक्शन 420 से। लेकिन अब नए कानून में 420 जैसा कोई सेक्शन है ही नहीं। चीटिंग अब BNS 318 बन चुका है। और जो अटेम्प्ट टू मर्डर पहले फेमसली सेक्शन 307 था, वो अब सेक्शन 109 है। और इसमें एक सबसे बड़ा सोशियो पॉलिटिकल बदलाव है सेडिशन यानी राजद्रोह के कानून में। हाँ, पुरानी IPC का सेक्शन 124A जिसका बहुत मिसयूज होने का आरोप लगता था, उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है। और उसकी जगह BNS ने सेक्शन 152 इंट्रोड्यूस किया है, जो सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उन एक्ट्स पर फोकस करता है जो इंडिया की संप्रभुता, यूनिटी और इंटेग्रिटी को खतरे में डालते हैं। फोकस अब स्टेट की आलोचना से शिफ्ट होकर नेशन की सिक्योरिटी पर आ गया है। लेकिन प्रोसीजर के लेवल पे तो ये ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया होगा। बहुत बड़ा। 1 जुलाई 2024 एक कट ऑफ डेट बन गई है। उससे पहले हुए क्राइम्स पुरानी IPC से चलेंगे, उसके बाद के क्राइम्स नए BNS से। पर अरेस्ट, बेल प्रोसेस और कोर्ट के ट्रायल्स नए BNSS के तहत होंगे। जी, यानी एक जज या लॉयर को एक ही फाइल में मेंटली 1860 और 2023 के बीच टाइम ट्रैवल करना पड़ रहा है। एक गलत सेक्शन नंबर और पूरी बेल पिटिशन टेक्निकलिटी की वजह से डिरेल हो सकती है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को सम अप करते हुए हमने क्या समझा? हमने देखा कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून क्राइम के होने का वेट नहीं कर सकता। एक कानून को अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। इनकोएट ऑफेंसेस, वो अधूरी साजिशें, वो उकसाने वाले शब्द, वो बॉर्डर के 40 किलोमीटर पहले वाले प्रयास, ये सब उसी लीगल नेट का हिस्सा हैं। और BNS ने इन सदियों पुराने प्रिंसिपल्स को मॉडर्न डिजिटल एज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हिसाब से एक शार्पर एज दे दी है। बिल्कुल। लेकिन इस शो को एंड करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हमने अभी मलकित सिंह केस में लोकस पेनिटेंशिया यानी पश्चाताप के अवसर की बात की थी। जी। कानून कहता है कि तैयारी क्राइम नहीं है, क्योंकि इंसान आखिरी वक्त तक रोक सकता है। फिजिकल दुनिया में ट्रक को ब्रेक लगाने में वक्त लगता है, वहां वक्त एग्जिस्ट करता है। सही बात है। पर एक सेकंड के लिए आज के उस हाइपर कनेक्टेड साइबर एज को इमेजिन कीजिए जहां हम जी रहे हैं। यहाँ फिजिकल ट्रक नहीं, डेटा पैकेट्स मूव होते हैं। आप किसी का डीप फेक बनाते हैं, तैयारी करते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। कानून कहेगा ये सिर्फ तैयारी है, लेकिन यहाँ तैयारी से लेके फाइनल क्राइम के बीच का फासला 40 किलोमीटर ने सिर्फ एक एंटर की का होता है। एग्जैक्टली। एक क्लिक और 1 मिलीसेकंड के अंदर वो क्राइम पूरी दुनिया में एग्जीक्यूट हो जाता है। इंटेंशन से डिस्ट्रक्शन तक का सफर इतना फास्ट है कि दिमाग को वापस मुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसे डिजिटल मैट्रिक्स में क्या तैयारी को अभी भी निर्दोष मानना सोसाइटी के लिए एक अनसीन सुसाइड नहीं है? जब एक्शंस एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो क्या सदियों पुराने उस पश्चाताप के वक्त का कॉन्सेप्ट आज आउटडेटेड हो चुका है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। खैर, उम्मीद है कि इस डीप डाइव से इनक्वाइट ऑफेंसेस की ये दुनिया आपके सामने कुछ हद तक सुलझ गई होगी। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।